मेरा नाम शोभना स्मृति है और मैं ऑल इंडिया दलित मूवमेंट फाइट के साथ में लगभग 11 वर्षों से लगातार काम कर रही हूँ और उत्तर प्रदेश राज्य में जहाँ पर भी जिस तरीके की महिला दलित महिलाओं के साथ और बच्चियों के साथ एट्रोसिटीज हो रही हैं, उन पर केस वर्क का काम मैं लगातार काम कर रही हूँ। मैं जब काम कर रही थी सबसे पहले तो एनसीडीएचआर का पार्ट था ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच। मैं उसके तहत जो है उत्तर भाग में देख रही, तो मुझे यहाँ पे लगातार मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स, प्रोग्राम्स, इवेंट्स ये सारी चीज़ें और कानून के बारे में भी और जानकारियाँ, बहुत सारे प्रकाशन सब चीज़ें मिलती थी। उसके माध्यम से जो है मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली। लगभग 2000 सत 17 की एक घटना है रिसेंटली अभी 3-4 साल पहले की। तो उसमें एक उत्तर प्रदेश का गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक नाबालिग बच्ची थी और उसके साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया गया था और उसको एक्सप्लॉइट करके और फिर उसको जो है बिल्कुल मरा हुआ समझ के छोड़ दिया गया था। तो वहाँ पे हमारे साथ हमारे वॉलंटियर्स जो थे वो काम कर रहे थे और कुछ अलग नेटवर्क्स के साथी थे, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था, तो फिर मैंने उस केस में इंटरवीन किया और फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज़ मतलब वाराणसी में एडमिट कराया गया, वहाँ से रेफर करा के क्योंकि वहाँ पे जो भी एक्यूज़्ड पर्सन्स थे, फ़ैमिलियर पर्सन थे, वो लोग वहाँ पे प्रेशर बिल्ड कर रहे थे। तो बहुत बड़ा रिस्क था उस बच्ची के प्रोटेक्शन को लेकर के। फिर उसके बाद में जब बनारस मैंने एडमिट कराया, तो बनारस मुझे जौनपुर से 60 किलोमीटर दूर पड़ता था, तो मैं खुद जाती थी, वहाँ पे देखती थी और यहाँ पे जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स थे, मैंने उनके साथ बात की थी, उनकी तरफ से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई थी। कमिश्नर से जाके मैं मिली थी, उनको मैंने एक लेटर दिया था और सीएमओ से भी मैं मिली थी। तो इस तरीके से और जो बनारस के हमारे लोकल साथी थे ऑर्गेनाइजेशनल, उनके साथ मैंने नेटवर्किंग अच्छी की हुई थी। तो वहाँ पे एक जुवेनाइल बोर्ड की हमारी साथी हैं जागृति राही जी, वो वहाँ पे जुवेनाइल बोर्ड में हैं, तो उनको भी मैंने इन्फॉर्म किया हुआ था। तो उन्होंने भी पूरी तरीके से अपना पूरा प्रयास जारी रखा। तो काफ़ी बहुत प्रेशर बिल्ड करने के बाद में मतलब हर तरीके से और ग्रास रूट से फिर उनको हमने डोनेशन कलेक्शन कराया, उनके ट्रीटमेंट के लिए उनको प्राइवेट नर्सिंग होम में रखा था, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल पा रहा था उनको। तो बहुत सारी उसमें चुनौतियाँ भी आ रही थी, लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा का सवाल था कि वो बच्ची ज़िंदा रह पाए, किसी तरीके से वो स्टेटमेंट दे सके। इसके लिए हम लोगों का बहुत बड़ा एक प्रयास था और उसमें वो बच्ची फिर रिकवर हुई, ठीक-ठाक स्थिति में आई, उसने स्टेटमेंट दिए और स्टेटमेंट देने के बाद में जो 5 एक्यूज़्ड थे, वो जो बाहर घूम रहे थे और पूरी तरीके से प्रेशराइज़ कर रहे थे परिवार वालों को, रिलेटिव्स को, लड़की के घर वालों को, मम्मी-पापा को, तो उनको भी उसमें मतलब जो है अरेस्ट कराया गया। काफ़ी अच्छा जो चैलेंज था स्वीकार करने के बाद उसमें सफलता बहुत अच्छी मिली, फिर उसमें पाँचों अपराधी गिरफ्तार हुए, जिसमें 2 महिलाएँ भी शामिल थीं, उनको भी गिरफ्तार किया गया था और वो अभी भी वो जेल में है, उनको हाई कोर्ट से भी बेल नहीं मिल पाई थी, लोअर कोर्ट से तो खारिज हो ही गया था। चैलेंज ये भी रहे हम लोगों के लिए कि लोकल एक जो होता है ना कम्युनिटी से भी पॉलिटिकल नेताओं पॉलिटिकल जो लोग होते हैं लोकल में उनसे भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा सारे सहयोगी ही नहीं होते हैं क्योंकि कुछ विरोधी भी होते हैं जो नहीं इन चीजों को समझना चाहते हैं। तो वो लोग विरोध में आते भी हैं लेकिन फिर भी एक ये रहता है कि हमारे समाज की बच्चियां हैं और एक तो सबसे बड़ा स्टिग्मा जो हम लोगों के ऊपर कास्ट का लगा दिया गया है वो सबसे पहले हमारे समाज को ही बहुत ज़्यादा आच्छादित करता है और ख़ासकर जो दबंग और डोमिनेंट कास्ट के लोग होते हैं, वो हमारी बेटियों को और हमारी बहनों को बहुत टारगेट करके इस तरीके से पूरा एक माहौल क्रिएट करते हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा पॉलिटिशियंस को मिलता है। 9 साल की बच्ची के साथ में सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन का केसेस था और उसमें जो है बच्ची को दूसरे डिस्ट्रिक्ट का पर्सन जो है आके उसको ले जाके रास्ता पूछने के बहाने से ले जाता है और फिर उसको सेक्सुअल एक्सप्लॉइट करके और उसको छोड़ देता है। उसको तीसरी जगह पे छोड़ता है जाके और फिर बच्ची को वहाँ के लोकल साथियों के द्वारा पुलिस के उसमें जाती है। ये सारी सूचनाएँ मुझे फ़ोन के द्वारा जब मिलती है उस संबंधित थाने से और उस थाने में एक कोई होमगार्ड था। उसने मुझे बताया था जो मुझे जानता था कि थानों से संबंध रहता था, मेरा काम करते हैं तो जाना-आना रहता है, परिचय रहता है, कभी कोर्ट में जाना रहता है तो वहाँ से परिचय रहता है। तो उसके द्वारा इन्फॉर्मेशन मिली थी तो मैं गई थी, तो वहाँ पे फिर मुझे एक बहुत बड़ा रिस्क ये हुआ था कि मैं जब बात कर रही थी बच्ची की माँ से
तो ये पुलिस डिपार्टमेंट की जो एक महिला थी वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए उनके घर पे लगाई गई थी। तो उन्होंने थाने पे फ़ोन करके बताया कि यहाँ पे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है बच्ची के बयानों की। और वहाँ पे पूरी तरीके से प्रेशराइज़ किया गया था कि मतलब कोई मीडिया वाला और कोई वो उस तरीके से इस घटना को उजागर ना कर पाए। तो फिर जब मैं वहाँ उनकी बात को सुन रही थी, मैं लिख रही थी नोटपैड पर और मेरा फ़ोन जो था वो मेरे पैंट में पड़ा हुआ था। जीन्स में तो जबकि वीडियो रिकॉर्डिंग और फ़ोटोग्राफ्स कुछ भी नहीं मैंने किया था, मैं बस उनको रिसेंटली बस उनको सुन रही थी। तो उसके बाद वहाँ पूरी फ़ोर्स आ जाती है और पूरी फ़ोर्स के बाद मेरा फ़ोन छीन लिया जाता है और फ़ोन छीन के मुझे थाने बुलाया जाता है, मैं जाती हूँ। तो मेरे पास एक छोटा फ़ोन था दूसरा, स्ट्रैटेजिकली मेरे पास मैंने तुरंत मैसेज किया जो भी हमारे साथ और भी हायर लेवल के ऑफ़िसर्स जो लिंक अप में थे, नेटवर्किंग में थे, मैंने कई सारे ग्रुप्स को इन्फॉर्म कर दिया, तब तक फ़ोन आने लगा वहाँ पे उसके पास। तो उसने मुझे एसएचओ ने बोला कि आप अपना आईडी दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। वो एक तरीके से मुझे बहुत ही टार्चर करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं सके क्योंकि हमारे कुछ लोकल यहाँ पे स्टेट में जो है हमारे लोकल पॉलिटिशियन थे, उनके साथ हमारे काम को लेकर के ही बड़े अच्छे रिश्ते हैं और बहुत ही कोऑपरेटिव लोग रहते हैं वो। तो उनके द्वारा मुझे मदद मिली थी और फिर उस केस में हमने पूरी तरीके से उस केस को उजागर किया। उसमें जो एक्यूज़्ड था उसको 20,000 रुपए लेके छोड़ा जा रहा था। मैंने उसको तुरंत तत्काल अपने सामने वहीं बैठ कर के मैंने उसकी गिरफ्तारी कराई। गिरफ्तारी कराने के बाद उसका वो भेज दिया गया जेल। उसके बाद में उसकी बेल भी मैंने हाई कोर्ट तक जाकर के मैंने नेटवर्किंग के माध्यम से हाई कोर्ट से भी बेल उसकी कैंसल कराई है मैंने। घर के लिए तो सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि घर में बच्चे हैं, परिवार है, पति है। लोगों का एक अपना टाइम होता है सुबह-शाम का कि अभी देख-रेख की जो ज़िम्मेदारी है, एक सामाजिक जो व्यवस्था बनी हुई है कि खाना-पानी वो सब चीज़ें या समय से घर पहुँच जाना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन फिर भी ऐसा कोई हमारे ऊपर अभी तो नहीं लेकिन स्टार्टिंग पीरियड में जब हमने काम शुरू किया था तो बहुत प्रेशर रहता था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। चाहे जितने घंटे रहना पड़े बाहर और कोई ऐसा घर से दबाव नहीं मिला, लेकिन हाँ, ये होता है कि कभी-कभी बच्चों को भी समय चाहिए। उनकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, तो कभी-कभी मुझे देखना पड़ता है, लेकिन एक वो हम फिर इस चीज़ को छोड़ कर के हम अपने मुख्य जो हमारा उद्देश्य होता है, हम उसी में ही लगे रहते हैं। तो केस में समय के ऊपर निर्भर करता है कि किस केस की क्या सिचुएशन है, किसमें कितना टाइम लगेगा और कहाँ-कहाँ, क्या-क्या करना पड़ेगा। तो समाज में क्या होता है, समाज में भी 2 तरीके के लोग होते हैं और ख़ासकर अपने ही समाज की मैं बात करूँ, तो कुछ लोग हमारे पक्ष में होते हैं, कुछ लोग हमारे विपक्ष में होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे-धीरे जब चीज़ें लोगों को समझ में आ जाती हैं, तो वो सारे लोग अब तो बहुत हद तक लोग जानने लगे हैं, तो बहुत सारी घटनाओं की इन्फॉर्मेशन मुझे फ़ोन, मैसेज से, व्हाट्सएप से, ऐसे ही ग्रुप्स से बहुत सारे लोग करते रहते। तो अब ये है कि हम लोगों को आइडियाज़ बताते रहते हैं, बीच-बीच में ट्रेनिंग प्रशिक्षण करते रहते हैं। तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कभी-कभी चुनौती आ जाती है कि अगर कोई उस तरीके से अगर जिसको पूरी जानकारी नहीं है या पूरी प्रक्रिया के बारे में नहीं समझ पाता है और मैदान में कूद जाता है, तो उसके लिए दिक्कतें होती हैं, पुलिस से भी बचाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिलहाल अभी ऐसा कुछ हमारे ऊपर दबाव नहीं है, लेकिन फिर भी सत्ता जब हमारे प्रतिरोध में है और ख़ासकर जब जातिवादी सत्ता होती है, तो बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने होती हैं और हैं भी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं इस सरकार को कुछ कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उसका केवल एक ही एजेंडा है कि हमें हिंदूवादी राष्ट्र बनाना है और जो भारत देश के अंदर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या के लोग हैं और यहाँ पे सारे के सारे मतलब लोगों को किस तरीके से सारे मुद्दों को, सारी समस्याओं को किस तरीके से नकारा जा रहा है, वो सब कुछ पूरे भारत में और पूरी दुनिया में सभी के सामने है। देखिए, देखने में तो परिकल्पना हम कर सकते हैं इस तरीके से कि अगर जिसके साथ जो ट्रेजेडी हुई, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको हम लाइफ टू राइट से जोड़कर अगर देखें, तो ना तो सोसाइटी से मिलता है और ना तो जो हमारी सरकारें हैं, ना जो हमारी व्यवस्थाएँ हमारे लिए जो बनाई गई हैं, जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं और जवाबदेहियाँ हैं, उनकी तरफ से भी नहीं है। वो पूरी तरीके से नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी का ही काम करते हैं। और सोसाइटी कभी क्योंकि पैट्रियार्टिकल सोसाइटी है तो पितृसत्तात्मक और उसके साथ जाति व्यवस्था भी जो जुड़ी हुई है, तो दोनों की मार खासकर हमारी दलित समाज को सहना पड़ता है और दलित समाज की महिलाओं और बेटियों को सहना पड़ता है।
तो परिकल्पना में तो बहुत कुछ है, कागज़ों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमारे लिए बहुत सारे कानून बने हुए हैं, लेकिन का क्या वास्तविकता में कानून धरातल पर उसी तरीके से उतर पाते हैं, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल का विषय है। और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि अगर कानून नहीं होता तो इस देश में हम आप लोग जैसे सुरक्षित नहीं होते और मैं बेटियाँ महफ़ूज़ नहीं हमारी रह पाती। जो भी हम आज जिस अधिकार के साथ लड़ते हैं, समस्या के लिए हम खड़े होते हैं तो हमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है और बिना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी वही चीज़ें हैं कि ये राइट्स ही हम फंडामेंटल राइट्स को ही उपयोग करते हैं, तभी हम इन चीज़ों के लिए आगे लड़ पाते हैं और आगे काम कर पाते हैं। और हम सब मिलकर के इस मुहिम को लेकर के आगे जाएँ, इस कैंपेनिंग को आगे लेकर के जाएँ, ताकि हम अपने लिए और अपने समाज की बहन और बेटियों के लिए एक अच्छी, एक पारदर्शी, एक स्वायत्त की व्यवस्था को स्थापित कर सकें।